नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुवाल। करेंगे खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे, जहां पीएम ने तीनों प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। तो वहीं बीजेपी की महिला नेत्रियों ने पीएम को चुनरी उठाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने मंच पर डमरू बजाया और संबोधन की शुरुआत करते हुए सीएम धामी ने भाजपा सरकार के काम गिनाए और कहा कि पीएम की ओर से किए गए कामों से ही आज भारत का विश्व में नाम है। इसके बाद पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित कर मोदी सरकार के दौरान उत्तराखंड में हुए विकास पर जोर दिया। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसा एडवेंचर टूरिज्म हो तो हमारा उत्तराखंड है। राफ्टिंग करना हो युवाओं को यहां है, कैंपिंग करना हो हिल पृथ्वी अगर उसमें है तो यहां पर है, या फिर आध्यात्म और योग में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो, ऋषिकेश आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। भाजपा सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। इसके लिए हमारा फोकस इस बात पर है कि देश के किसी भी हिस्से से पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचना आसान होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचय करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं तीन बैठे G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठे आयोजित हुई है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है। भाइयों बहनों, आज जब चुनाव आ गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश आगमन पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वैश्विक स्तर पर मां भारती का मानवर्धन करने वाले नए भारत के शिल्पकार एवं विकसित भारत के स्वप्न दृष्टिता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड आगमन पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और निशाना साधा कि कांग्रेस सरकार ने हर की पौड़ी से बहने वाली गंगा नदी की धारा को नहर बताया था, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गंगा को नहर नहीं कहा है और वो नहर के फॉर्म में है। कतई कांग्रेस ने कभी गंगा को नहर नहीं कहा। हाँ, हरिद्वार को टूटने से बचाने के लिए 75% हरिद्वार को टूटने से बचाने के लिए हमने ये जरूर कहा कि हर की पौड़ी पर गंगा जी हैं, मगर उनको नहर के फॉर्म में डाला गया है क्योंकि दोनों तरफ इवेंट बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड आगमन शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से जहां कई नेता प्रदेश में अपने चुनावी रैलियों में भाग ले चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड में
2 चुनावी सभाओं का संबोधन करेंगी। उनकी चुनावी सभाओं की तैयारी के लिए उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। प्रियंका जी का प्रोग्राम है, 2 जगह है। पहला कार्यक्रम है हमारे स्टार प्रचारक और लोगों में बेहद उत्साह है। आज और कल हम इसको कार्यक्रम को देखते हुए अपने साथियों से बात करेंगे। तैयारी पूरे जोर शोर से और गणेश जी के यहाँ तो दीपिका जी जाएंगे और संभालेंगे, वहाँ का सारा कोऑर्डिनेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मतदान के अब 8 दिन शेष हैं, लिहाजा युद्ध स्तर पर आज से ही कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी रैलियां के आयोजन भी होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटों को जीतेगी। दुष्यंत गौतम ने कहा कि अभी उत्तराखंड में प्रचार के लिहाज से स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज आने वाले। स्टैंड पर, मार्केट के अंदर, मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर, के अंदर, सीट के पीछे, रेलवे के अंदर अनाउंसमेंट होते हैं। भीमताल के डॉक्टर हरीश जी अपने सभी साथियों के साथ आज इन 10 दिनों के अंदर 8 दिन रह गए हैं। इन 8 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और घर घर जाकर वोटरों से मिलेगा, निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा और उसके बाद वोटिंग वाले दिन वोट डालने का काम करेगा। जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते, वोट जहाँ पर उनको लाने का काम करेगा और वोटिंग वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वोटिंग पूरी नहीं होती, वहाँ पर रहकर मत पेटियों को, जो भी मशीन है, ईवीएम को उसके स्थान तक पहुँचाने का काम करेगा। लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में आने के बाद हरीश रावत और उमेश कुमार के बीच जुबानी जंग फिर से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने उमेश कुमार को बीजेपी का एजेंट बताया है, जबकि उमेश ने भी पलटवार किया और हरीश रावत को देश का सबसे बड़ा बहरूपिया बताया। उमेश कुमार ने कहा कि जब मैं दौड़ में ही नहीं हूं तो मुझसे इतनी बौखलाहट क्यों। दरअसल हाल ही में उमेश कुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर हरीश रावत के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने और राज्यपाल बनाए जाने की पोस्ट शेयर की थी, जिस पर हरीश रावत ने जवाब दिया और कहा था कि एक स्टिंगबाज सांसद बनने के सपने देख रहा है। सबसे बड़ी बात पूछना चाहता हूं कि जो 2016 में मैंने इनका स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था, जिसमें 25-25-30 करोड़ में विधायक खरीद रहे थे, वो 20 विधायक खरीदने के लिए जो 500 करोड़ रुपए आ रहे थे, वो कहां से आ रहे थे? हरीश रावत नाम एक बहरूपिये का है। उनसे बड़ा ढोंगी, उनसे बड़ा बहरूपिया कोई नहीं है। भावनाओं के साथ खेलने का काम पहाड़ की और हरिद्वार की अगर किसी ने किया है तो सिर्फ हरीश रावत ने किया है। हरीश रावत जी जिसके कंधे पे हाथ रख दें, उसको 6 महीने बाद पता चलता है कि वहां जख्म हो गया। ये हरीश रावत है। हरीश रावत के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। उधम सिंह नगर के खटीमा में कई जगहों पर जनसभा कर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण महरा ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के लिए वोट मांगी और प्रत्याशी जोशी को भारी मतों से जिताकर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने हेतु जनता से अपील की। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, भुवन कापड़े और नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने नेताओं का फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया। मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। 50 किलो का कट्टा 40 रुपए का हो गया, 40 किलो का हो गया, 10 किलो चोरी हो गई, रेट बराबर हैं, गैस के दाम महंगे हो गए, बेरोजगारी है, अंकिता भंडारी का मर्डर केस है, केदारनाथ में सोने की चोरी है, SSSC भर्ती घोटाला है, पटवारी पेपर लीक है। ये सारे तमाम ऐसे मामले हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और गरीबी से जुड़े हुए लोग हुए हैं। महिला अपराध में उत्तराखंड आज 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर चले गए हैं। बीजेपी ने इतनी शर्मनाक कर दिया हालत। 907 बलात्कार के केस 1 साल में हुए हैं और 778
अपहरण के केस पे है महिलाओं और बेटियों के। तो ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये हमारे लिए। उत्तराखंड में मतदान को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में सभी प्रत्याशी पूरे दमखम से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। सभी स्टार प्रचारक से लेकर दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों के वोट मांग रहे हैं और इसी कड़ी में गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के प्रचार में 13 अप्रैल को रामनगर पहुंचेंगे और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जहां वो रामनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे नेता प्रियंका गांधी जी 13 तारीख को पिरोमदारा किसान इंटर कॉलेज में इस लोकसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करेंगी। उनका कार्यक्रम की तैयारी के लिए ही हमने आज ये बैठक यहाँ पे आयोजित की है। रावण जब सत्ता में था तो उसको अमृतत्व का वरदान पैदा था। इंद्रजीत जैसा उसका बेटा था, मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे भाई थे और सोने की लंका थी। चारों वेद का वो ज्ञाता था, शिव का उपासक था। उसको जब दम आ गया, अभिमान आ गया तो उसका भी नाश हो गया। भारतीय जनता पार्टी भी जो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है और अपने विरोधियों को बहुत कमजोर समझ रही है, वो गलतफहमी में है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों का भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है। बीजेपी एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस जब तक सत्ता में थी उन्होंने सिर्फ पिछड़े वर्ग को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कि कांग्रेस क्या कहती है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ कहती है। कांग्रेस जब तक सरकारों में रही है कांग्रेस ने बहुत कुछ कहा है लेकिन करने को नहीं मिला है। हमारे वहां कहते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन आज आपके सामने सारा उनका चाल चरित्र सब कांग्रेस का सामने आ गया है। आज कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण है। कांग्रेस ने हमेशा, एक शब्द आता है, कांग्रेस अनुसूचित जाति के लोगों को अपना वोट बैंक मानती है, ऐसा कांग्रेस के लोग खुले मंचों से कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा कांग्रेस ने सिर्फ उनको वोट बैंक मांग के जेब में अनुसूचित जाति के लोगों को जेब में डाला है और उस जेब में एक चेन लगा दी जाती है आगामी 5 सालों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी योजना क्रियान्वित यदि होती है तो वो अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति सिर्फ अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए होती है। देश के शीर्ष 5 अमीर प्रत्याशी में उत्तराखंड की माला राजलक्ष्मी शाह का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 1625 प्रत्याशियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आ चुका है। इन प्रत्याशियों की संपत्ति पर नजर दौड़ाई जाए तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह चौथे स्थान पर हैं। उनके पास 206 करोड़ रुपए की संपत्ति है। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली माला राजलक्ष्मी शाह 3 बार सांसद की कुर्सी तक पहुंच चुकी हैं और वहीं देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले प्रत्याशी नकुलनाथ हैं। वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनकी चल और अचल संपत्ति 716 करोड़ की है। माला राजलक्ष्मी की बात तो आपको एक विचार ये करना पड़ेगा कि वो टिहरी रियासत की राजबहू है, राजमाता भी हैं। और हाँ, अगर विगत 10 वर्षों में सांसद बनने के बाद अगर संपत्ति बढ़ी है तो तब तो निश्चित रूप से जांच का विषय भी है, सोचनीय बात हुई। हाँ, किसी की संपत्ति जिसने पहला चुनाव लड़ा उस चुनाव के बाद संपत्ति बड़ी है, बहुत से लोगों की बड़ी। हम अपने स्टेट में देख लें, बहुत से मंत्रियों की जिन पर साइकिल नहीं थी आज उन पर अरबों की संपत्ति खड़ी हो गई है और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के नेताओं को तत्काल परेशान कर रही है ईडी के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा, लेकिन अपने नेताओं की संपत्ति की जांच नहीं कर रही है। देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्य के सभी जनपदों में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के जरिए पहले चरण की मतदान की कार्यवाही आज पूरी होगी। अभी तक 85 लाख से अधिक 9,993 मतदाताओं में से 8,680 ने मतदान कर लिया है, जबकि 2,899 दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं में से 2,595 दिव्यांग मतदाताओं ने अभी तक अपना
मतदान कर लिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में जो 85 ईयर से अधिक के मतदाता थे और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे उनके घर से मतदान के लिए डाक मतपत्र प्रेषित किए गए थे। उसकी जो टीम के साथ गई थी उनके द्वारा जो प्रथम चरण का मतदान का कार्रवाई था वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में संपन्न किया जा रहा था। उसमें जो आज 1 बजे तक की जो सूचना हमको प्राप्त हुई है उसके अनुसार 9,993 जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता थे जिनको घर से मतदान की सुविधा दी गई थी, उसमें से 8,680 व्यक्तियों के द्वारा मतदान पूर्ण किया जा चुका है। अभी भी ये कार्रवाई जो है आज चल रही है। अभी अंतिम सूचना शाम तक प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा जो PWD श्रेणी के मतदाता थे, दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे 2,899, उसमें से 2,595 व्यक्तियों के द्वारा जो है अपना मतदान का प्रयोग किया गया। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार 85 साल से ऊपर और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे हैं और इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए मतदान के दिन निर्वाचन आयोग डोली की सुविधा देने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को गर्भवती महिलाओं के लिए डोली की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, हमने तैयारी तो अच्छा किया है। शांति व्यवस्था के मामले में तो हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारा मेन चैलेंज है, उत्तराखंड में हमेशा चैलेंज रहे टर्नआउट, पोलिंग परसेंटेज हमेशा कम रहे। इस बार उसको 75 कैसा करें, ये हमारा मेन चैलेंज है। हमने इस बार काफी अच्छा एक्टिविटीज किया। उम्मीद है लगभग 53 लाख लोगों ने अभी तक शपथ ले लिया है। सो उम्मीद है कि इस बार हम लोग 75% पोलिंग परसेंटेज अचीव करेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आगामी 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। तो वहीं हल्द्वानी में मतदान जागरूकता को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का एक नया अंदाज देखने को मिला है। दीपक रावत ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में गीत के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया है। गीत में वो स्थानीय बोली भाषा में समाज के हर तबके, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। सर जो पुरुषोत्तम सर हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम, उनके डायरेक्शंस हैं, मोटिवेशन है सभी डीएम्स के लिए कि वोटर अवेयरनेस हो, स्वीप के तहत कार्यक्रम हो और हमारा वोटिंग टर्नआउट बढ़े। तो मैंने ये सोचा कि कुछ कुमाऊनी भाषा में हमें बोलना चाहिए कि रीच अधिक होती है, लोकल भाषा को लोग पसंद करते हैं और उसका अपना फ्लेवर भी होता है, अपना फ्लेवर होता है उसमें। विशेषकर अगर आप फोक डांस यूज करें तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यही सोच के बहुत सिंपल लिरिक्स के साथ एक गाने को सोचा गया था, उसको प्लान किया गया था और उसी की एक कोशिश है इसको गा के वोटर अवेयरनेस बढ़ाने की। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा वोटिंग डे को ये मान लेते हैं कि अरे छुट्टी तो है ही, कुछ और काम कर लेते हैं। तो ये एटीट्यूड ना रहे, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक में एक आम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान धृपाल सिंह बुटौला और प्रधान रामलाल के अध्यक्षता में तय किया गया कि वो 19 अप्रैल को होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों की विगत कई सालों से मांग है कि सेम मुखेम मोटर मार्ग से आगे का निर्माण कराया जाए, जो कि रुका हुआ है। उस पर शासन प्रशासन विगत कई सालों से कार्य नहीं कर रहा है, जबकि ये मामला मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल है। धुआंधार एवं पटौड़ी की जो समस्या है, सबसे मेन समस्या है सेम मुखेम मोटर मार्ग। दूसरी समस्या है हमारे टावर की, जो कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। और मेन हमारी जो सेम मुखेम मोटर मार्ग है, इसके लिए एक बैठक रखी गई है ग्राम पंचायत डूंगाधार और पटौड़ी में के बीच में, जो कि हमने जो है आगामी लोकसभा चुनाव 19 तारीख का जो होने वाला मतदान है, उसका हमारी पूर्ण जनता उसका पूर्ण बहिष्कार करती है। जिसके लिए हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी हो और सभी जनता ने हामी भरी है कि हम इसका पूर्ण बहिष्कार करते हैं। ये जो मांग चल रही है हमारी, ये कई वर्षों से चल रही है, जबकि भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार ने इस रोड को पूर्व में 5वां धाम भी घोषित कर रखा सेम मुखेम मोटर मार्ग के नाम से, जो कि देवीधार से सेम मुखेम मोटर जाना है।
परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 2002-3 में हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हो गया, तब से हम इस आंदोलन को कर रहे हैं और आज तक चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो चाहे कांग्रेस की आई हो, हमारी बातों पे किसी ने गहराई से अमल नहीं किया, जिस कारण हमें आज निकट जो हमारे समय लोकसभा चुनाव आ रहा है उसका बहिष्कार करना पड़ रहा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।